राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत के त्रिया चरित्र की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मंजू अपने काका और काकी के साथ गांव में रहती थी। क्योंकि मंजू का जो बापू था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मंजू की माँ अपने पति का इलाज कराने के लिए शहर में लेकर गई थी। मंजू अपनी काकी के ताने सुनती और काकी के पास रहती थी। मंजू की काकी कलावती बहुत जोरों से चिल्ला रही थी, मंजू, अरे मंजू कहाँ मर गई रे। ये मंजू ना काम की ना काज की, बस मेरी छाती पर बैठकर मूंग दर रही है। आज मिल जाए ना ये काली कलूटी तो दोनों हाथों से इसकी आरती न उतार दी तो मेरा नाम भी कलावती नहीं है। वो महारानी वहां शहर में मजे कर रही है और इस लड़की को मेरे भरोसे छोड़ दिया है। अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करूं या इनके बच्चों को संभालूं। गुस्से में तिल मिलाती हुई कलावती मंजू को पूरे घर में ढूंढ रही थी। कलावती की आवाज पर मंजू छत से दौड़ते हुए आकर बरामदे में कलावती के सामने खड़ी होकर कुछ कहने की कोशिश करती। उससे पहले ही कलावती ने अपने दोनों हाथों से मंजू पर जो थप्पड़ों की बरसात कर दी। मंजू के दोनों गाल जो लाल हो चुके थे, उस पर दर्जनों थप्पड़ पड़ चुके थे और गालियां अलग से मिल रही थीं। मंजू दोनों गालों पर पड़े थप्पड़ों की गूंज और कलावती की आवाज जिससे वो गालियां बक रही थीं, अड़ोसी पड़ोसी भी समझ चुके थे कि आज फिर बेचारी मंजू बेजुबान जानवर की तरह मार और गालियों का जहर पी रही है। मंजू की दशा पर हर कोई जो पड़ोसी थे उन्हें दया आती थी और अफसोस भी जताते थे, लेकिन मंजू की मदद के लिए सिर्फ उसकी बुआ जो मीना थी वही आगे आती थी और कोई नहीं आता था। मीना कहने लगी, भाभी बस करो, अब कितना मारोगी मंजू को। कहते हुए मीना कलावती का हाथ पकड़ लेती है और वह कहने लगी, अभी तो सूरज देव भी नहीं डूबे हैं भाभी। देर रात तक मंजू घर से बाहर रही थी जो तुम इस तरह से इसे मारे जा रही हो। अभी तो शाम ही हुई है और आप कह रही हो कि जो देर रात तक रही है। बिटिया के हाथों में देखो तो भाभी, क्रोसिया और ऊन है। कलावती कहने लगी, ना मीना ना, इस लड़की का जो मुझे चरित्र ठीक नहीं लगता। रात होने की क्या जरूरत है। यह काली कलूटी तो दिन दहाड़े अपने कायार के साथ गुलछर्रे उड़ाकर आ रही होगी। तभी पीछे से आवाज आई, चुप कर कलावती, यह मेरे घर में कुसुम के साथ बैठकर स्वेटर बुन रही थी और तुझे अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो सूरज भान से पूछ ले, वह भी बाहर धान के बोरी भर रहा था। मंजू रोते हुए घर के अंदर चली गई। उसके पीछे मीना भी जो मंजू के पास चली गई। मीना से जो मंजू कहने लगी, बुआ मैं कोई गलत लाइन में नहीं गई हूँ, फिर भी काकी हमेशा मार के साथ मुझे बहुत ताने देती है। बापू वहाँ बीमार है और यहाँ काकी मेरा जीना मुश्किल कर रही है। मीना कहने लगी, रो मत बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बापू की दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए जब तक तुम्हारी माँ और बापू नहीं आते शहर से तब तक तुम्हें काकी की बात तो सुननी पड़ेगी बिटिया, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी। लेकिन तुम यहाँ पर काका काकी के आश्रय पर ही तो यहाँ रह रही हो। मंजू कहने लगी, बुआ, और फिर उसकी रुलाई फूट गई। मीना कुछ देर बैठने के बाद अपने घर चली गई। तभी कलावती कहने लगी, रे मंजू कहाँ है तू, अब तक आराम फरमा रही है क्या। महारानी जी घर का काम काज कुछ होगा कि नहीं। मंजू बोली, काकी मैं आराम नहीं कर रही थी। तो कलावती कहने लगी, री सुन मंजू, रात होने वाली है, खाना वाना कुछ बना कि नहीं, और सुन आज मेरे भैया आए हैं, आलू की पूड़ी और मीठे चावल बना देना। तभी कलावती का भैया कहने लगा, कलावती यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
कलावती बोली, हाँ भैया बोल, क्या जरूरी बात करनी है। तो कलावती का भाई कहने लगा, कलावती 4 बीघा जमीन और मिट्टी से बना मकान है, लड़के का और 2 भाई हैं, एक छोटी बहन है, सास ससुर नहीं है, और अपनी बिटिया हंसा वहां पर राज करेगी। कहो तो बात चलाऊं, मुझे तो घर और वर दोनों ठीक लगे हैं अपनी बिटिया के लिए। कलावती कहने लगी, भैया अब तुमने देखा है तो घर और वर दोनों अच्छा ही होगा, लेकिन भैया मंजू जो हंसा से बड़ी है, जब तक इस मंजुआ की शादी नहीं होती तब तक मेरी बेटी की बारी कैसे आएगी। यह काली कलूटी को तो कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा है, जब तक यह विदा होकर नहीं जाएगी तब तक मैं अपनी हंसा के बारे में कुछ नहीं कर सकती भैया। तब उसका भैया कहने लगा, कलावती एक लड़का और है, उसने कुछ दिन पहले ही उसकी जो बीवी से जो तलाक हो गया, मतलब छूटा छाटी हो गई है। 4 भाइयों में सबसे छोटा है, मेडिकल पर काम करता है, और सबसे अच्छी बात जानती हो कलावती, उन्हें लड़की की सूरत नहीं सीरत चाहिए। लड़की घर के कामों से लेकर खेत तक का काम कर सके, वहाँ मंजू की बात बन जाएगी। कलावती कहने लगी, ठीक है भैया, कुछ भी करो, बस इस कलूटी से हमारा पीछा छुड़वाओ, ताकि हमारी बिटिया हंसा भी हंसी खुशी ब्याह कर अपनी ससुराल चली जाए। तो कलावती का भैया बोला, समझो कलावती, तो यह रिश्ता हो गया, तुम अपने जेठ और जेठानी और सास ससुर को मना लो। कलावती कहने लगी, ठीक है भैया, मैं जो उनसे बात करती हूँ। तभी कलावती के दिमाग में एक योजना चली। उसने एक पत्र लिखा, उसमें लिखा, अम्मा और बाबूजी को मेरा प्रणाम, यहाँ का समाचार ठीक ठाक है, फसल भी अच्छी हुई है, बड़े भैया की तबीयत अब कैसी है, वहाँ का सब समाचार कैसा है। इस वर्ष से बस एक ही प्रार्थना है कि बड़े भैया जल्दी से ठीक हो जाएं। 2 दिन पहले गांव में गिरधारी भैया आए हैं, मंजू के लिए एक लड़का बता रहे थे। 4 भाइयों में लड़का सबसे छोटा है, मेडिकल पर दवाई देने का काम करता है। कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी और अब छूटा छाटी भी हो गई है, क्योंकि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था। अब वे लोग अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। उन्हें लड़की का रंग रूप नहीं, लड़की काम काज करने वाली चाहिए। आप लोग कहें तो भैया से बात कहकर मंजू के लिए बात बढ़ाऊं। भैया बता रहे थे, मंजू उस घर में एकदम आजादी से रहेगी, खेत खलिहान में कोई काम नहीं करना है, और लड़का तो नौकरी करता है, और आगे जैसे आप सब सही समझें। बस भाभी जी इतना ही। और हाँ, वह कहने लगी, भैया बस इतना ही लिखो। वह बताती जा रही थी और उसके भैया पत्र लिख रहे थे कलावती के, और बोले, ये लो, हम लिफाफे को पत्र में डाल दिए हैं। तो उसका भाई बोला, कलावती एक बात समझ में नहीं आ रही। तो कलावती पूछो भैया, क्या बात समझ में नहीं आ रही। तो उसका भाई गिरधारी बोला, कलावती लड़के की बात बताकर तुम जो बाजार में जाकर फोन करके भी बता सकती हो। तो कलावती कहने लगी, भैया टेलीफोन से इतनी बात करने में 200 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। आज मंगरू चाचा बम्बई जा रहे हैं, उन्हीं को दे दूंगी ये चिट्ठी। बाबूजी से मिलने चाचा जाएंगे तो चिट्ठी भी दे देंगे। अच्छा, अब हम मंगरू चाचा के यहाँ होकर आते हैं। तो गिरधारी बोला, जैसा तुम ठीक समझो। मंजू, ओ मंजू। तभी मीना भुआ जो थी वो आई और कहने लगी, मंजू आज बाकी के सब लोग कहाँ गए। मंजू कहने लगी, आओ बुआ आओ, आज दादाजी की चिट्ठी आई है, काकी गांव में वही पढ़वाने गई है। हंसा, मनीषा, जुगनू और रतन स्कूल गए हैं, अपने बच्चों को तो स्कूल भेजती है, जो मीना बुआ कहने लगी, और मंजू को घर और जो घेर का काम करवाती है, जानवरों का गोबर उठवाती है,
सानी और पानी के लिए बिल्कुल नौकरानी बना कर रखी है। खूब समझते हैं हम इस कलावती की बातें, क्योंकि इसने जेठानी को भी ऐसे ही नौकर बना कर रखती थी और उसके बच्चों को भी मन ही मन में कोसते हुए जो मीना मंजू से कुछ ना कहकर जो उठकर चली गई। तो मंजू कहने लगी, बुआ को पता नहीं क्या हुआ, बिना कुछ कहे ही चली गई। बाबा की चिट्ठी आई है, बाबूजी की तबीयत अब पता नहीं कैसी है। काकी कुछ बोली भी नहीं, पूछने पर कोई जवाब भी नहीं दी। पता नहीं माँ कब आएगी। यही सोच में लगभग धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। घर के काम करते हुए भी जो मंजू एक गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मंजू, चूल्हे चौके का काम खत्म हुआ कि नहीं? तभी मंजू ने कहा, हाँ काकी, सब खत्म हो गया, क्योंकि यह कलावती काकी चिल्ला रही थी। तो काकी बोली, चल तैयार हो जा, बाजार चलना है कुछ सामान लेने के लिए। और बाजार से आते वक्त ही भी जो ना काकी कुछ नहीं बोली, मंजू को साथ ले गई सामान लेने के लिए और उससे कोई ज़्यादा बात नहीं की। आज पहली बार कलावती चाची जो इतनी शांत थी और अच्छे से मंजू से बात कर रही थी। ऐसे तो कभी घर के से वह बाहर मंजू को जाने नहीं देती थी, लेकिन आज अपनी मर्जी से वह मंजू को बाजार ले आई। मंजू काकी के बर्ताव से बहुत हैरान थी। दूसरी तरफ कलावती तो बहुत खुश थी। मनीषा और हंसा, कुछ ही दिनों में तुम्हारे स्कूल की छुट्टी लग जाएंगी, कलावती कहने लगी। और ऐसा मास्टर जी बोल रहे थे। अब तुम दोनों भी मंजू के घर के काम में जो मदद करवाया करो। घर पर कोई है? कलावती कहाँ गई? तभी मंजू बोली, हाँ चाचा, काकी आ रही हैं, बैठ जाओ। खाट बिछाकर मंजू पानी लेने चली गई। तो वह कहने लगी, का संदेशा लाए हो भैया? जो पूछने लगी कलावती। तो वह कहने लगा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं। ठीक उसके 1 महीने बाद तुम्हारे परदेश से जो सब रह रहे हैं, सारा परिवार वाले गांव आ जाएंगे। यह लो कुछ पैसे, वे जो लड़का तुम मंजू के लिए बता रही थी, उसकी बातचीत आगे बढ़ाओ। हाथ में पानी का लोटा और गुड़ काकी के पास रखकर बिना कुछ बोले मंजू वहां से चली गई। 1 हफ्ते में कलावती ने जो रिश्ते की बात पक्की कर ली। अपने ससुर के आने के बाद तिलक और जो बरछे की रस्म जो होनी थी, ठीक 1 महीने बाद शादी की तारीख भी निकल गई। सारी रस्में ठीक ठाक हो गईं और मंजू का विवाह भी हो गया। मंजू विदा होकर अपने घर चली गई। सब परिवार वाले शादी से बहुत खुश थे, सिवाय मंजू की माँ और मंजू के। दूल्हे की उम्र मंजू से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कलावती की चाल के आगे मंजू की माँ की एक ना ही चली। ससुराल का रंग ढंग मायके से बहुत ही अलग था। मंजू को रसोई में पहले ही दिन समझ आ गया था, इस घर में बहुत ही बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा। तेल से लेके अनाज तक सब नाप तोल कर दिया जाता था, जिससे मंजू बेचारी अक्सर भूखी रह जाती थी। कपड़ा धोने और नहाने के लिए साबुन की जगह रेह मट्टी दी जाती थी। मंजू और उसके पति का रिश्ता सिर्फ नाम का था। मंजू की कोई भी जरूरत से उसके पति को कोई लेना देना नहीं था। सोमेश को, जो मंजू का पति था, उसकी नज़र में मंजू सिर्फ एक नौकरानी थी। घर से खेत और फिर मेडिकल, बस इतने में ही सोमेश व्यस्त रहता था। घर के काम काज का बोझ और गलती नहीं होने पर भी ताने सुनते हुए किसी तरह मंजू को 7 महीने का समय बीत गया। एक दिन मंजू कीचड़ में गिर गई, जिस वजह से वो दोपहर आंगन में पानी लेकर नहाने चली गई। नहाकर वह कपड़े पहन ही रही थी कि तभी उसकी सास आ गई और वह बहुत ही ध्यान से मंजू के पेट की तरफ देख रही थी। शाम होते होते ही मंजू के ऊपर
आफत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पिछले 2 महीने से सोमेश शहर से बाहर गया था किसी काम के सिलसिले में। तो मंजू गर्भवती कैसे हुई? मंजू ने खूब मना किया कि वो गर्भवती नहीं है, और अपनी सास की यह बातें सुनकर मंजू रोने के अलावा कुछ नहीं बोल पाई थी। मंजू की सास का तो बस यही कहना था कि मंजू का पेट इतना चिकना कैसे है? जो औरत गर्भ से होती है उसका ही पेट चिकना होता है। बदचलन और ना जाने कितने ही इल्जाम मंजू पर लगा दिए गए। 2 दिन बाद जब सोमेश घर आया तो पहले ही अम्मा ने सारी बातें जो अपने बेटे को सिखा दी। बेटे ने भी अपनी माँ की बात बड़े ध्यान से सुनी और गुस्से में बिना मंजू से कुछ कहे उसके मायके वालों को बुलवा लिया, और कुछ दिनों बाद पंचायत बैठ गई। वहाँ मंजू को चरित्रहीन और ना जाने उस पर कितने लाछन लगाए गए। यहाँ तक कि मंजू और उसके बीच अब तक पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं था। मंजू को आज तक सोमेश ने हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की थी, तो पति पत्नी वाले संबंध तो बहुत दूर की बात थी। मंजू की सास क्योंकि एक दाई थी और अपने गांव से लेकर आसपास के लोगों के बच्चे के जन्म के वक्त सब लोग उन्हें बुलाते थे, इसलिए जो मंजू के बारे में वो कह रही थी तो वह झूठ नहीं होगा। बिना किसी डॉक्टर या हकीम से जांच कराए पंचायत ने भी छुट्टी छैया का फैसला सुना दिया, यानी तलाक का फैसला सुना दिया कि इस बहू को छोड़ दो। और जो उसके मायके वालों ने भी अब अपने हाथ ऊपर कर लिए। मंजू बेचारी गर्भवती नहीं थी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। त्रिया चरित्र का हवाला देकर मंजू को गांव से निकाल दिया गया। मंजू की माँ इतनी मजबूर थी और दबाव में थी कि वह चाहकर भी अपनी बेटी मंजू की कोई मदद नहीं कर पाई थी। कहीं से कोई उम्मीद न पाते देखकर मंजू अपने मामा के घर चली गई। वह मामा के घर का सारा काम करती, जानवरों का सानी पानी पिलाना खिलाना और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करना सीख गई। बस एक अंदाजे से किसी के चरित्र पर उंगली उठाकर उसे चरित्रहीन कह देना ठीक होता है क्या? मर्दों के लिए नहीं, त्रिया चरित्र का पाठ और दाग सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों होता है? ऐसे ही न जाने कितनी मंजू इस तरह की सजा और प्रताड़ना को झेल रही हैं। इस तरह के नियम पहले भी थे और समाज में आज भी देखने को मिलते हैं। मंजू अब धीरे धीरे मामा के घर काम करती, लेकिन वो बेचारी जो पेट से नहीं थी, अगर बच्चा पेट में होता तो समय से जन्म भी लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी उसके माथे पर एक कलंक लग गया था, त्रिया चरित्र का, एक बदचलन होने का। अब जो मन चले थे वो लोग मंजू पर फब्तियां कसते थे, लेकिन मंजू उन्हें अब जवाब देना सीख गई थी। धीरे धीरे मामा के घर की नौकरानी ही वो बन गई थी। मामी भी जली कटी सुनाने से बाज नहीं आती थी, लेकिन बेचारी क्या करती। तभी उसने सोचा कि ऐसे घुट घुट कर अपनी जिंदगी को कब तक बर्बाद करेगी। उसे भी जीने का हक है। बचपन से लेकर आज तक दूसरे लोगों ने ही तो उसकी जिंदगी का फैसला लिया था। मंजू ने निश्चय कर लिया कि ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अपने लिए जिएगी और कुछ ना कुछ तो करेगी। वो दूसरे के घर की नौकरानी नहीं बनेगी। उसी गांव में एक आशा वर्कर आती थी। मंजू का उससे मेल जोल बढ़ा। उसने मंजू को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जहां पर अनपढ़ लड़कियों को कढ़ाई सिलाई सिखाया जाता था। मंजू गांव से कभी बाहर निकली नहीं थी, लेकिन आशा वर्कर जो थी
उसने मंजू की बहुत मदद की। मंजू अब धीरे धीरे सिलाई सीखने लगी थी। दिन भर खेतों में काम करती थी, कुछ समय निकालकर सिलाई सीखने जाती थी। और अब उसने मामा मामी का घर छोड़ दिया था और शहर में ही एक चौल खरीदकर उसमें रहने लगी थी, क्योंकि मामा मामी को भी अब फ्री की नौकरानी मिलनी जो बंद हो गई थी, इसलिए मामा मामी ने भी उस पर कई तरह के लाछन लगाए। लेकिन अब मंजू को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह लाछन तो वह काफ़ी झेल चुकी थी, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, ना ही उसने कोई ऐसा काम किया था। मंजू बड़ी सुघड़ लड़की थी, हर काम बड़े तरीके से करती थी और जल्दी ही सीख जाती थी। जब वह सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती थी तो सिलाई वाली दीदी भी उससे बड़ी खुश रहती थी। मंजू ने अब सिलाई के साथ साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम संभाल लिया था। वह खाना भी अच्छा बनाती थी, जिससे उसकी आमदनी होने लगी थी और सिलाई का काम भी करने लगी थी। अड़ोस पड़ोस की औरतों के शुरू में वो जो बिना पैसों के कपड़े सिलती थी, ताकि वो सिलाई भी सीख जाएगी और उसे कपड़े खरीदने नहीं पड़ेंगे। और फिर जैसे ही वो सिलाई सीख गई और उसके हाथ में गजब की सफाई थी, अब वह कुछ पैसे लेने लगी, तो धीरे धीरे उसने झाड़ू पोछा का काम छोड़ दिया, क्योंकि सिलाई करने से ही उसका अपना खर्चा आराम से गुजर जाता था। वह दिल की बड़ी नेक थी और बहुत ही अच्छी थी, पास पड़ोसियों के दुख सुख में आगे रहती थी। अब मंजू की उम्र कोई ज़्यादा तो थी नहीं, मुश्किल से 22-23 साल की मंजू रही होगी। इतनी उम्र में बेचारी ने कितना कुछ सह लिया था। अब वह समाज को अच्छे तरह से समझने लगी थी। मंजू के पास में ही एक लड़का रहता था, जिसके जो पत्नी का जो देहांत हो गया था, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। लेकिन वह मन ही मन मंजू को बहुत पसंद करता था। उसे उसका जो संस्कारवान और मंजू के गुणों की बड़ी कदर थी। वह आते जाते मंजू को निहारा करता था। मंजू उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बात उसने अपनी माँ से कही। लड़के की माँ एक दिन मंजू के पास आई और उससे अपने बेटे की रिश्ते की बात करने लगी। मंजू ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका छूटना हो गया, उसके पति ने मतलब उसे छोड़ दिया है। तो उसके साथ जो बेटे की माँ थी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तेरे अंदर तेरे गुणों को पहचाना है। अब मंजू ने उनसे सोचने का समय ले लिया कि कुछ दिन मुझे सोचने का समय दो। मंजू ने खूब सोचा और अपनी जो आशा वर्कर वाली दीदी सी उससे उसने बात की। आशा वर्कर वाली दीदी मंजू की सबसे अच्छी दुख सुख की साथी थी और हमेशा मंजू का हौसला बढ़ाती थी। दीदी ने आज जो मंजू को समझाया, मंजू जिंदगी तो जीनी है और अकेले जिंदगी नहीं जी जाती, इसलिए तुम्हारा फैसला है, लड़का भी अच्छा है, अगर तुम्हें अपनाना चाहता है तो इससे अच्छी बात और क्या है, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मंजू की ससुराल और मायके वालों ने उससे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया था। उन्होंने कभी यह भी नहीं देखा कि उनकी बेटी कहाँ है, क्योंकि रही सही कसर उसके मामा मामी ने पूरी कर दी थी। तो मंजू ने देखा कि अब उसका इस दुनिया में ना के बराबर ही कोई रिश्ता बचा था, क्योंकि कभी कभी उसे अपनी माँ की याद आती थी, लेकिन माँ की मजबूरी थी, परिवार में वो दब कर रहती थी, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। अब मंजू ने जो उस लड़के के साथ शादी कर ली, जिसका नाम राकेश था, राकेश की बेटी को माँ मिल गई और मंजू उसकी बेटी को बहुत प्यार करती थी। वह भी बेटी पाकर और बेटी माँ पाकर बड़ी खुश थी। और जो राकेश था वह भी बहुत अच्छा था, नौकरी करता था। उसने अब मंजू के लिए एक बुटीक खुलवा दिया और उसमें ही 2-3 लड़कियां काम करने लगी थी।
क्योंकि जो मंजू थी अब वो सिलाई सिखाने भी लगी थी। जो लड़कियां उसके पास सिलाई सीखती थीं उन्हीं को वह अपने पास काम पर रख लेती थी। इस तरह से मंजू का काम चल निकला। उसका बुटीक काफ़ी नामी गिरामी बन गया। अब मंजू की जिंदगी बदल गई थी। अनपढ़ मंजू जो जिस पर इतने लाछन त्रिया चरित्र के लगे थे, उसने उस कलंक को धोने की सोची। और एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई और मंजू ने अपनी सारी आप बीती बताई। मंजू की माँ काफ़ी देर तक रोती रही। कहने लगी, बेटी मुझे तो तुझ पर पूरा विश्वास है। आज मैं भी उनसे कब तक दबती। आज मैं भी उन्हें जवाब देकर आई हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। अब तक उन्होंने मुझे बहुत समाज के डर दिखाए, लेकिन मैं अब अपनी बेटी के साथ हूँ। अब जैसे ही महीने 2 महीने 15 दिन उसकी माँ को समय मिलता था, अपनी बेटी के पास आने लगी थी। जो कलावती थी उसने अपनी बेटी का रिश्ता तो बहुत अच्छे घर में किया था, लेकिन उसकी बेटी तो थी ही गलत। अब वह उसका भी जो छूटना छुटाना हो गया था। वह मायके में पड़ी हुई थी। लेकिन यही है, गरीब की बेटी को सब जो लाछन लगा देते हैं। जिसके माँ बाप का जोर नहीं चलता है, जिसके ऊपर माँ बाप का जोर होता है, उसके सारे ऐब ढक जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अब कलावती को जय उसकी बेटी घर पर छोड़ दी थी, उसके लिए कोई दूसरे रिश्ते भी नहीं थे, क्योंकि कलावती ने जैसा किया वैसा उसके सामने आया। और मंजू की जिंदगी अब खुशहाल थी। प्यार करने वाला पति था, बेटी थी और उसके पति का एक बेटा भी हो गया था। मंजू की खुशहाल जिंदगी थी। सास भी माँ के जैसी थी, जो उसे बहुत प्यार करती थी। मंजू ने अपनी जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गई। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका पति भी आज़ाद ख्यालों का था। मंजू अपने पति के साथ अब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, एक औरत को इतना भी नहीं दबाना चाहिए, लेकिन मंजू ने कुछ बनकर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी बोलती बंद हो गई, जिन्होंने उस पर त्रिया चरित्र का इल्जाम लगाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।